एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज एवरीडे ऑब्जर्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी प्रेशर के ऊपर। हमने ये चीज़ समझने की कोशिश करी थी कि भाई एग्जैक्टली प्रेशर क्या होता है, कैसे उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमने ये भी सीखा था कि प्रेशर आखिर प्रोड्यूस कैसे होता है, और तो और हमने ये भी सीखा था कि हम इस प्रेशर को मेजर कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने करी थी अपने प्रीवियस सेशन में, और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, ऐसी चीज़ें जो कि हम डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं। और वो चीज़ें होती क्यों हैं? तो प्रेशर के कारण होती हैं। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी बच्चों को है एकदम क्लियर। तो एक काम करते हैं ना, जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इन दिस रिगार्ड इज that the same force produces less pressure if it acts on a large area, but it can produce high pressure if it acts on a small area। याद करो प्रीवियस सेशन की कहानी, हमने वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले तो हमारे पास एक ये जेन्युइन सवाल था कि मैम आखिर प्रेशर आता कहाँ से। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो वहाँ पे प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि फोर्स के लगने के कारण ही प्रेशर प्रोड्यूस होता है। फिर हमने ये सीखा था कि आखिर इस प्रेशर को हम डिफाइन कैसे करें, प्रेशर क्या होता है। सो इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और उसी हिसाब से हमारे पास प्रेशर की एक बहुत ही बेहतरीन सा जो है ना एक फॉर्मूला हमारे सामने आ गया था। कौन सा? कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कभी नहीं भूलोगे। इस फॉर्मूला से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, साथ ही साथ इस फॉर्मूले से ना आपको प्रेशर, फोर्स और एरिया के बीच में एक रिलेशन मिलता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रेशर और एरिया के बीच की, तो प्रेशर और एरिया के बीच में रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है कि अगर एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एग्जैक्टली यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि सपोज हमारे पास क्या है, हम 2 केसेस को कंसिडर कर रहे हैं। दोनों ही केसेस में आप क्या कर रहे हो? ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहे हो। मेरी बातों को ध्यान से समझते जाइएगा, सुनते जाइएगा कि अभी हमारे पास हम 2 केसेस कंसिडर कर रहे हैं। दोनों ही केसेस में हम ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो कैसा है? सेम है। लेकिन पहले केस में हम बोल रहे हैं कि जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है इस फोर्स के कारण जो हम लगा रहे हैं वो प्रेशर कैसा है? कम है। और दूसरे केस में हम बोल रहे हैं कि जो हम प्रेशर लगा रहे हैं, जो फोर्स हम लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस फोर्स के कारण जो प्रेशर प्रोड्यूस हुआ है वो कैसा है? ज़्यादा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? भाई हमको ये समझ में आ गया है कि फोर्स के एप्लीकेशन से ही, फोर्स को लगाने पर ही, जब किसी ऑब्जेक्ट को के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो प्रेशर प्रोड्यूस होता है। तो दोनों ही केसेस में हम सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं, तो फिर कैसे एक केस में प्रेशर कम प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरे केस में प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है? तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ये बात अच्छी तरीके से समझाई थी कि अगर जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर वो फोर्स ऑब्जेक्ट के छोटे एरिया में जाकर के गिरता है, आई रिपीट, जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर वो फोर्स ऑब्जेक्ट के छोटे एरिया में जाकर के गिरता है, तो अगर एरिया कम हो जाता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर वो छोटे एरिया में गिरता है तो फोर्स जो है ना छोटे एरिया में ही क्या होगा? फैलेगा, जिसके कारण जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा? ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद में दूसरा केस भी हम देख ही लेते हैं ना, कि अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है ना वो ऑब्जेक्ट के बड़े एरिया में लग रहा है। तो जो भी हम फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर वो उसके बड़े एरिया में जाकर के फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसके कारण जो प्रेशर होगा वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। एरिया अगर कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। कि अगर कम एरिया में गिरा है फोर्स तो वो जो फोर्स प्रेशर प्रोड्यूस करेगा वो कैसा होगा? ज़्यादा होगा। अगर फोर्स ज़्यादा एरिया में जाकर के गिरा है तो वहाँ पे जाके वो फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसके कारण वो जो फोर्स है ना वो कम प्रेशर प्रोड्यूस करने वाला है।
तो हमने जो दोनों केसेस कंसिडर करे थे कि दोनों ही केस में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम क्वांटिटी का फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आई गेस पहले केस में हमने देखा था कि जो प्रेशर है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन बड़े जो दूसरा केस है उसमें प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पहले केस में जो हम फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर वो ज़्यादा एरिया में लगा रहे हैं, जिसके कारण जो प्रेशर है वो कम हो रहा है। दूसरे केस में जो हम फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर वो उसके हम स्मॉल एरिया में लगा रहे हैं, जिसके कारण जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा है, ज़्यादा है। इतना क्लियर है? ये पूरी कहानी हम प्रीवियस सेशन में पढ़ के आए हैं, लेकिन आज जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं उन चीज़ों को समझने के लिए ये जो पॉइंट है ये आपका आप बोल सकते हो कि आपके दिमाग में बैठना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने थोड़ा सा क्विक रिविजन आपको दे दिया है कि प्रीवियस सेशन में हम क्या पढ़ के आए हैं। चलो, तो यहाँ पे भी वही बात बोली गई है भाई कि अगर फोर्स जो है ना वो लेस प्रेशर प्रोड्यूस करता है, कब? जब वो लार्ज एरिया पे काम करता है, और सेम फोर्स जो है वो हाई प्रेशर प्रोड्यूस कर सकता है, कब? जब वो स्मॉल एरिया में काम करेगा तब। चलिए, अब इसके बाद में ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया है तो हम डिस्कस करते हैं क्या पहली चीज़। क्या है वो पहली चीज़? कि वाई स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रेप्स। आप सभी स्कूल जाते होंगे तो आप स्कूल बैग्स का भी यूज़ करते होंगे। मैं भी करती हूँ स्कूल बैग, है ना। ऑफिस जाते हैं तो स्कूल बैग ही मतलब जो बैक पैक जो होता है वही बेस्ट होता है। तो हमारे जो स्कूल बैग्स होते हैं, जो बैक पैक्स होते हैं, उनकी जो स्ट्रैप्स हैं, ये आपके सामने आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, फोटो है ये क्या स्कूल बैग की। ये जो स्ट्रैप्स हैं यानी कि वो जो बद्दी होती है जिसको कि हम अपने शोल्डर के ऊपर डालते हैं ताकि जो हमारा बैग है वो हमारे कंधे पे जो है ना टंग जाए। ये जो स्ट्रैप्स हैं ये चौड़ी क्यों होती हैं? पतली भी तो हो सकती हैं भाई। अगर स्ट्रैप्स पतली रहेंगी तो उसमें कपड़ा जो है ना कम लगेगा, कपड़ा कम लगेगा तो हो सकता है कि जो बैग है वो सस्ता आ जाए। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि जो बैग्स हैं वो उनकी स्ट्रैप्स पतली बना दें? क्यों इतनी मोटी मोटी क्यों होती? ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि हमारे कंधों के ऊपर जो है ना, आप बोल सकते हो कि प्रेशर थोड़ा कम लगे। प्रेशर कम कब होता है? जब जिस एरिया में फोर्स आकर के गिर रहा है वो एरिया कैसा हो? बड़ा हो। जब एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर कैसा लगेगा? कम लगेगा। मैंने आपको बोला कि हमारे स्कूल बैग्स या बैक पैक्स के जो स्ट्रैप्स होते हैं वो चौड़े होते हैं। क्यों चौड़े होते हैं? ताकि हमारे शोल्डर के ऊपर प्रेशर जो है ना कम पड़े। कैसे कम पड़ता है प्रेशर? तो देखो होता क्या है कि अ स्कूल बैग और अ शोल्डर बैग हैज वाइड स्ट्रैप मेड ऑफ thick cloth या canvas so that the weight of the bag may fall over a large area of the shoulder of the child producing less pressure on the shoulder। कि भाई आपके बैग का जो भी वजन है, वजन मतलब कि क्या? वेट। और प्रीवियस सेशन में मैंने आपको समझाया है कि वेट क्या होता है? एक फोर्स ही होता है। हमारा जो बॉडी वेट है वो क्या है? हमारा एक फोर्स है। तभी तो जब हम रेत के ऊपर जाके खड़े होते हैं तो हमारे रेत में एक गड्ढा या एक डिप्रेशन बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो वजन है वो क्या करता है? एक फोर्स का ही काम करता है। ये फोर्स कहाँ लगता है? रेत के ऊपर लगता है, जिसके कारण जहां फोर्स लगा मतलब क्या? वहां पे प्रेशर प्रोड्यूस हो गया, और इसी प्रेशर के कारण रेत में गड्ढे पड़ जाते हैं। तो सिमिलरली जो स्कूल बैग होता है, जो बैक पैक होता है, ऑब्वियसली बात है आप उसमें बहुत सारी बुक्स रखते हो, अपना टिफिन बॉक्स रखते हो, अपना वाटर बॉटल्स रखते हो, तो कुल मिलाकर के आपका जो बैग है वो बहुत ही भारी हो जाता है। तो इसका जो वजन है, इस वजन के कारण मतलब कि उसका जो आप बोल सकते हो कि जो वेट है, इस वेट के कारण क्या होता है? एक मतलब वेट क्या है? एक फोर्स ही है, और इस फोर्स के कारण आप बोल सकते हो भाई बैग का जो भी वजन है, उसका जो भी फोर्स है वो आपको अपने कंधे पर ही उठाना है। आई बात समझ में? बैग का जो भी वजन है, जो भी उसका वेट है, उसको आपको अपने कंधे पर ही उठाना है। बैग का जो वजन है वो क्या है? एक फोर्स ही तो है। यानी कि बैग क्या कर रहा है? आपके कंधों के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। और फोर्स एक्सर्ट कैसे कर रहा है बैग आपके कंधों के ऊपर? तो अपनी इन स्ट्रेप्स के थ्रू। सीधी सी बात है, जब आप बैग को टांगते हो तो बैग आप तभी तो टांग पाते हो ना जब आप उसकी स्ट्रेप्स क्या करते हो? अपने कंधे पर रखते हो। तो बैग का जो वजन है वो क्या है? एक फोर्स है। यानी कि बैग जो है आपके कंधों के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स कैसे लगा रहा है? तो इन स्ट्रेप्स के थ्रू लगा रहा है। तो अगर बैग के द्वारा लगाने वाला फोर्स आपके कंधे के कम एरिया में आकर के गिरेगा तो होगा क्या? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि कंधों पे प्रेशर इतना पड़ेगा कि कंधों पे निशान पड़ जाएंगे। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बैग क्या कर रहा है? आपके कंधों के ऊपर फोर्स लगा रहा है। कैसे? तो अपने वजन से।
तो अगर बैग के द्वारा प्रोड्यूस किया गया ये फोर्स आपके कंधे के कम एरिया में आकर के गिरेगा तो प्रेशर प्रोड्यूस हो जाएगा ज्यादा कंधों पर, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, तो कंधों में गड्ढे पड़ जाएंगे, जैसे रेत में गड्ढे पड़ते हैं ना वैसे कंधों में भी गड्ढे पड़ जाएंगे। ऐसा होना अच्छी बात तो है नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, कोशिश हमारी ये रहती है कि बैग जो भी फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो आपके शोल्डर के लार्ज एरिया में जाकर के गिरे, बड़े एरिया में जाकर के गिरे। तो अगर एरिया बढ़ जाएगा तो जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, कम होगा, यानी कि कंधों के ऊपर ज्यादा प्रेशर प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसके कारण कंधे जो है ना हमारे बच जाएंगे, छोटे बच्चों के बच जाएंगे और कोई भी जो है ना सीवियर डैमेज नहीं होगा, कोई निशान वगैरह नहीं पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि मैम ठीक है ये तो समझ में आ गया, लेकिन स्ट्रेप्स वाला पॉइंट तो अभी भी समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है कि स्ट्रेप्स पतली मतलब मोटी वाइड या पतली होने से क्या फायदा मिलने वाला है। तो सीधी सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैग जो भी आपके कंधों के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो अपनी स्ट्रेप्स के थ्रू ही क्या कर रहा है, आपके कंधों के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये जो स्ट्रेप्स है ना ये ही आपके शोल्डर के कांटेक्ट में आती हैं। तो अगर बैग की जो स्ट्रेप्स हैं वो क्या हो गई, सपोज पतली हो गई, जैसे कि काम करते हैं ना यहाँ पे पतली स्ट्रेप्स बनाई देते हैं, सपोज हमारे बैग की क्या है इतनी पतली पतली स्ट्रेप्स हैं, तो जो भी फोर्स लगेगा आपके शोल्डर के ऊपर वो कैसे लगने वाला है, इन्हीं पतली स्ट्रेप्स के थ्रू लगने वाला है। मतलब फोर्स तो बैग ही एक्सर्ट कर रहा है लेकिन किसके थ्रू आएगा आपके कंधों पर, तो इन पतली स्ट्रेप्स के थ्रू आएगा। तो होगा क्या, ये खुद इतनी पतली है तो ये पतली स्ट्रेप्स जब हमारे शोल्डर के कांटेक्ट में आएंगी तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कैसा बनेगा, कम बनेगा। आई बात समझ में कि बैग जो भी फोर्स लगा रहा है हमारे शोल्डर के ऊपर इन स्ट्रेप्स के थ्रू ही लगा रहा है। अगर ये स्ट्रेप्स पतली हुई तो ये पतली स्ट्रेप्स क्या करेंगी, हमारे शोल्डर के साथ कांटेक्ट में आएंगी और कम एरिया ऑफ कांटेक्ट बनाएंगी। क्यों? क्योंकि इनका खुद का एरिया कैसा है, कम है। तो ये जो हमारे शोल्डर के साथ एरिया ऑफ कांटेक्ट बनाएंगी वो भी कैसा होगा, कम होगा। तो इस कम एरिया में जो भी बैग फोर्स डालेगा ना वो उसके कारण, उस फोर्स के कारण, क्योंकि एरिया कम, आप बोल सकते हो कि जो भी फोर्स लग रहा है शोल्डर का, हमारे जो भी फोर्स लग रहा है बैक का हमारे शोल्डर के ऊपर वो क्या हो रहा है, कम एरिया में गिर रहा है, जिसके कारण जो प्रेशर होगा ना वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि भाई चौड़े पट्टे वाले यानी कि वाइड स्ट्रेप्स वाले जो है ना आपको स्कूल बैग यूज करने चाहिए, जिसके कारण क्या होगा कि जब चौड़े स्ट्रैप्स होंगे ना तो ये चौड़े स्ट्रैप्स आपके शोल्डर के साथ भी जो एरिया ऑफ कांटेक्ट बनाएंगे वो भी कैसा होगा, ज्यादा बनेगा। इतना नहीं होगा, इतना होगा। तो जो भी जो है ना बैग आपके शोल्डर पे फोर्स डालेगा वो जो फोर्स होगा वो इतने चौड़े एरिया में जाकर के फैल जाएगा और उसके फैलने के कारण जो प्रेशर है वो कैसा लगेगा, कम लगेगा। उम्मीद करती हूँ ये सबको समझ में आया होगा। चलो एक काम करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या बोला गया, एंड ड्यू टू द लेस प्रेशर इट इज मोर कंफर्टेबल टू कैरी द हैवी स्कूल बैग। और अगर प्रेशर कम रहेगा स्कूल बैग का तो हम भी जो है ना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे स्कूल बैग को कैरी करने में। वरना क्या होगा, उठाया और रख दिया, फिर उठाया फिर रख दिया, चल ही नहीं पाएंगे ठीक से। ऑन द अदर हैंड, इफ द स्कूल बैग हैज़ अ स्ट्रैप made of thin string, then the weight of the school bag will fall over a small area of the shoulder. हमेशा ध्यान रखिएगा कि बैग का जो वजन है, जो वेट है, वो क्या है, एक फोर्स है। ये फोर्स कहाँ लगने वाला है, अल्टीमेटली आपके कंधों पे यानी कि आपके शोल्डर पर ही लगने वाला है। कैसे लगेगा, तो स्ट्रेप्स के थ्रू लगेगा। तो अगर स्ट्रेप पतली होंगी तो वो हमारे शोल्डर के साथ कम छोटा एरिया ऑफ कांटेक्ट बनाएंगी, तो बैक का जो भी फोर्स होगा वो छोटे एरिया में गिरेगा, जिसके कारण जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि अगर पतली स्ट्रेप्स की बन गई क्या हमारे स्कूल बैग, तो वेट ऑफ स्कूल बैग विल फॉल ओवर स्मॉल एरिया ऑफ द शोल्डर। दिस विल प्रोड्यूस अ लार्ज प्रेशर ऑन द शोल्डर ऑफ द चाइल्ड एंड इट विल बिकम वेरी पेनफुल टू कैरी द हैवी स्कूल बैग। और बहुत पेनफुल हो जाएगा इतने भारी भारी स्कूल बैग को कैरी करना। आई बात समझ में। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज क्या है, A person employed to carry heavy luggage or other loads is called a porter। यानी कि आपने स्टेशन वगैरह पे भी देखा होगा कि हमारे कुली भैया होते हैं। कुली भैया क्या करते हैं, हमारे पास जब बहुत सारा लगेज होता है, एक दो बैग हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम खुद ही जो है ना, आजकल तो व्हील्स वाले बैग आने लगे हैं तो हम खुद ही उसको जो है ना ड्रैग कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी लगेज इतना सारा होता है कि हम उसे नहीं उठा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुली भैया को बोलते हैं कि भैया आप हमारा सामान जो है ना उठाइए और जहाँ भी हमको लेके जाना है वहाँ तक सामान छोड़ दीजिए। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो कुली भैया होते हैं, जैसे दो बैग हैं वो तो उन्हें अपने शोल्डर पे टांग लिए, लेकिन कुछ बैग्स को वो क्या करते हैं, अपने सर के ऊपर भी रखते हैं।
सर के ऊपर डायरेक्ट जो है ना वो बैग नहीं रखते हैं। वो क्या करते हैं, सर के ऊपर सबसे पहले तो वो इस तरीके का एक आप बोल सकते हो कि कपड़े का बना हुआ एक आप बोल सकते हो कि क्राउन जैसा होता है ना, कपड़े का बना हुआ आप बोल सकते हो कि कैप तो नहीं बोलेंगे उसको हम, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी मोटा होता है, कड़क होता है, ठीक है। तो कपड़े का बना हुआ आप बोल सकते हो कि वो एक क्राउन रखते हैं अपने सर के ऊपर और फिर उसके ऊपर सामान रखते हैं। ऐसा क्यों? ताकि उनके सर पे प्रेशर क्या हो, कम पड़े, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बैग का जो वजन होगा वो वजन क्या है, एक फोर्स ही तो है। ये फोर्स कहाँ लगेगा, कुली भैया के सर पे लगेगा, हेड पे लगेगा। अब अगर लगेज ने सर के साथ क्या किया है, छोटा एरिया ऑफ कांटेक्ट बनाया है, यानी कि लगेज जो भी फोर्स लगाने वाला है कुली भैया के सर के ऊपर, वो अगर कम एरिया में लगा तो होगा क्या, फोर्स बड़ा, कम छोटा मतलब छोटा है एरिया, जिसके कारण जो प्रेशर लगेगा ना वो बहुत ज़्यादा ही प्रोड्यूस हो जाएगा। तो कुली भैया का जो सर है वो उसमें चोट लग सकती है। इसीलिए भैया लोग क्या करते हैं कि अपने सर के ऊपर इस तरीके का एक कपड़े का बना हुआ क्राउन बोल लो या बोल सकते हो कि चलो कैप ही बोल लो, ठीक है, वो रख लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है ना वो बढ़ जाता है। तो जिसके कारण जो भी लगेज के कारण फोर्स आ रहा है सर के ऊपर, वो जो फोर्स है ना वो ज़्यादा एरिया में फैल जाए। तो अगर फोर्स ज़्यादा एरिया में फैल जाता है, एरिया अगर ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। इसीलिए हमारे कुली भैया 2 क्या 3-4 जो है ना सर पे लगेज मतलब बैग वगैरह रख करके जो है ना आसानी से चलते हैं। सो वी सी मैनी पॉटर्स एट अ रेलवे स्टेशन. Potters place a thick round piece of cloth on their head when they have to carry heavy loads like heavy suitcases etc. of passengers. By placing the thick round piece of cloth, the potters increase the area of contact of the load with their head. सीधी सी बात है, अगर वो क्राउन नहीं रखा गया, अगर वो कपड़ा नहीं रखा गया, तो जो लगेज है ना, जो बैग्स होंगे ना, वो कुली भैया के सर के साथ जो एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है ना वो कैसा बनाएंगे, छोटा बनाएंगे। तो इस छोटे एरिया के ऊपर जब फोर्स पड़ेगा तो प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब हम वो कपड़े का क्राउन या क्लॉथ रख लेते हैं, हम कुली भैया रख लेते हैं अपने सर के ऊपर, तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बढ़ जाता है। तो जो भी फोर्स लगने वाला है वो ज़्यादा एरिया में फैलेगा और प्रेशर कम पड़ेगा। Since the load now falls on a larger area of the head, the pressure on the head is reduced and it becomes easier to carry the heavy loads. आई बात समझ में? चलो नाउ अब अच्छा, तो ये जो चीज़ थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, इस सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोल दिया था कि आज की सेशन में हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप डेली बेसिस पे जो है ना ऑब्जर्व करते होंगे। हम सब जो है ना रेलवे स्टेशन जाते हैं, देखते हैं कि कुली भैया जो है ना हमारा सामान उठा रहे हैं, लेकिन कभी हमने ये नोटिस नहीं किया कि हाँ, सामान उठाने के पहले ही अपने सर पे जो है ना वो क्राउन रखते हैं, या हमारे जो स्कूल बैग्स की जो स्ट्रैप्स हैं वो इतनी मोटी क्यों होती हैं, पतली क्यों नहीं होती हैं। तो ये वो सभी चीज़ें जो कि हम कभी मतलब डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उनके पीछे कि अगर वो चीज़ ऐसी है तो ऐसी आखिर क्यों है, वो हम जो है ना कभी मतलब आप बोल सकते हो कि नोटिस नहीं कर पाते हैं, कभी उस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते हैं। देखते तो ज़रूर है, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो रीज़न है वो हम पता नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? प्रेशर के कारण ही हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आज के सेशन में हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि हम डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं, और वो चीज़ें क्यों होती हैं, तो प्रेशर के कारण ही होती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि वाई अ शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ। सवाल ये है कि एक तेज धारी वाला जो चक्कू होता है वो अच्छी तरीके से सब्जी को, फ्रूट्स को, जो भी काटना है उसको जो है ना काट देता है, लेकिन एक कम धार वाला जो चक्कू है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता। तो ऐसा क्यों होता है? ये चीज़ होती है, ये सबको पता है ना। जब भी अगर मम्मा ने बोला है कि चलो सब्जी जो है ना काट दो, या फ्रूट्स काट दो, या सलाद जो है ना बना दो, तो जैसे ही हम जो है ना सब्जी वगैरह काटने बैठते हैं, तो अगर तो चक्कू का आप बोल सकते हो कि जो उसकी धार है वो अगर अच्छी हुई तो हम फटाफट से जो है ना काट के रख देते हैं। लेकिन अगर उसकी धार अच्छी नहीं हुई तो फिर हम अपनी मम्मा से कंप्लेन करते हैं कि अरे मम्मा कैसा चक्कू दिया है, इसकी तो धार ही नहीं है, बिल्कुल भी शार्प नहीं है, ये तो काट ही नहीं पा रहा है सब्जियों को। ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है उसके पीछे का रीज़न हम जो है ना कहीं पता करने की ज़रूरत नहीं हमको महसूस होती है। लेकिन आज आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो, जैसे कि आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा कि आपके पास क्या है, एक डल नाइफ है, यानी कि एक ऐसा चक्कू है जिसकी धार अच्छी नहीं है। तो ये जो टमाटर को काट रहा है, देखो जब भी आप चक्कू का यूज़ कर रहे हो सब्जी भाजी को काटने के लिए, तो आप कर क्या रहे हो?
आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो चक्कू के ऊपर, बदले में चक्कू क्या कर रहा है, चक्कू उसी फोर्स को सब्जी के ऊपर अप्लाई कर रहा है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि इस फोर्स के कारण, भाई फोर्स लगा है ना, जो आपका टमाटर है उसके ऊपर फोर्स लगा है, तो इस फोर्स के कारण क्या होने वाला है, प्रेशर प्रोड्यूस होने वाला है। यानी कि चक्कू कर क्या रहा है, चक्कू सब्जी के ऊपर, टमाटर के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है और इस फोर्स के कारण एक प्रेशर प्रोड्यूस होगा। प्रेशर के बारे में हम सबको पता है कि प्रेशर जो है ना फोर्स और एरिया पे डिपेंडेंट होता है। फोर्स लग रहा है तो प्रेशर तो प्रोड्यूस हो ही गया है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम डिसाइड करेंगे एरिया के हिसाब से कि ये जो फोर्स लग रहा है ये कितने एरिया में लग रहा है, कम एरिया में लग रहा है कि ज्यादा एरिया में लग रहा है। चलो देखते हैं होगा क्या, कि आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ही जो है ना हम चक्कू को टमाटर के ऊपर रख रहे हैं, उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं, टमाटर जो है ना अजीब ही तरीके से पिचक गया है और उसके अंदर का जो भी पल्प है ना वो बाहर आ गया है। लेकिन अगर हमारे पास ये केस कब है, जब आप एक डल यानी कि एक कम धारी वाला चाकू यूज करते हो। लेकिन अगर आपके पास क्या है, एक शार्प नाइफ है, उससे जब आप टमाटो को कट करने की कोशिश करोगे तो बकायदा जो है ना आपको टमाटो के पीसेस कुछ इस तरीके के मिल जाएंगे, और जब आप जिस समय टमाटो को कट कर रहे होंगे ना उस समय उसका कोई भी जो है ना पल्प बाहर नहीं आएगा। यहाँ पे तो काटना आपको टमाटर है और निकल गई उसकी पूरी प्यूरी, लेकिन यहाँ पे बकायदा आपको टमाटो के स्लाइसेस दिखाई देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ये था एक डल नाइफ और ये था एक शार्प नाइफ। तो शार्प नाइफ में हम बोलते हैं कि नाइफ में आप मतलब देखो, किसी भी नाइफ को हम शार्प कब बोलेंगे, जब उसकी धार अच्छी बढ़िया होगी। धार अच्छी होने का मतलब क्या है कि सपोज ये क्या है आपके पास, डार्क कलर लेते हैं, ये क्या है आपके पास चाकू है, ठीक है, और चाकू के इस एंड से, चाकू का जो ये वाला साइड है ना, इससे आप क्या करने वाले हो, काटने वाले हो, है ना। ये क्या है, बेसिकली कटिंग एज है हमारे नाइफ का, ये क्या है, कटिंग एज है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि तेज धार चाकू या शार्प नाइफ होने का मतलब क्या है, मतलब यह है कि हमारे नाइफ का जो कटिंग एज है वो कैसा है, काफी शार्प है। काफी शार्प है इसका मतलब क्या, कि इसका जो एरिया है ना वो कैसा है, काफी कम है। तो जब ये शार्प नाइफ का कटिंग एंड कहाँ जाएगा, सब्जी के ऊपर जाएगा, तो क्योंकि ये कैसा है, इसका एरिया, कटिंग एंड का जो एरिया है वो खुद कैसा है, कम है, तो ये कटिंग एंड जब सब्जी के ऊपर जाएगा तो ये सब्जी के साथ कैसा एरिया बनाएगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट तो बनेगा, लेकिन कैसा, कम बनेगा। क्यों कम बनेगा, क्योंकि भैया ये शार्प नाइफ है, इसका जो कटिंग एज है ना वो खुद कैसा है, काफी शार्प है, यानी कि उसका एरिया बहुत ही कम है। जब उसका खुद का एरिया कम है तो जब ऐसा साइड, ऐसा एज सब्जी पे आकर के टच करेगा तो सब्जी के साथ जो एरिया ऑफ कांटेक्ट बनेगा वो भी कैसा होगा, कम ही होगा। तो जो भी आप फोर्स लगाने वाले हो ना, या जो भी चक्कू फोर्स लगाने वाला है सब्जी के ऊपर, वो फोर्स कम एरिया में गिरेगा। और कम एरिया में गिर गया मतलब क्या, कि प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा, और इस प्रेशर के कारण बकायदा आपको जो है ना स्लाइसेस यहाँ पे कटते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर हम बात करें अपने डल नाइफ की, तो डल नाइफ में होता क्या है कि जो कटिंग एज होता है ना वो ब्लंट हो जाता है, मतलब कि उसमें धार नहीं रह जाती है, यानी कि उसका जो एरिया है ना वो बढ़ जाता है। तो कटिंग एज का, कटिंग साइड का जो एरिया है वो बढ़ गया, और यही कटिंग साइड जब हमारे वेजिटेबल के ऊपर आकर, मतलब ऊपर आएगा, उसके कांटेक्ट में आएगा, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट वो कैसा बनाएगा, कटिंग एज सब्जी के साथ ज्यादा बनाएगा। तो जो भी फोर्स आप लगाओगे या जो भी फोर्स चक्कू लगाएगा किसके ऊपर, सब्जी के ऊपर, वो जो फोर्स है वो ज्यादा एरिया में जाकर के फैल जाएगा। और अगर एरिया बड़ा हो गया इसका मतलब क्या, प्रेशर कम लगेगा, और अगर प्रेशर कम लगा इसका मतलब क्या, कि जो सब्जी है ना वो प्रॉपर्ली आपकी कट ही नहीं पाएगी। आप कुछ इस तरीके के स्लाइसेस बनाना चाह रहे हो टमाटो के, लेकिन वो स्लाइसेस नहीं, वो कुछ और ही जो है ना बन जाएगा। आई बात समझ में? तो ये पूरा खेल किसका होता है, एरिया का होता है, कि एग्जैक्टली फोर्स किस एरिया में गिर रहा है। कम एरिया में गिरेगा तो प्रेशर ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ज्यादा एरिया में गिरेगा तो प्रेशर कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शार्प नाइफ हम क्यों प्रिफर करते हैं सब्जी वगैरह को काटने के लिए, क्योंकि उसका जो कटिंग एज होता है, जो कटिंग साइड होता है नाइफ का, वो शार्प होता है, यानी कि उसका एरिया कम होता है। तो वो कटिंग एज जब वेजिटेबल के कांटेक्ट में आता है तो वो एरिया ऑफ कांटेक्ट छोटा बनाता है, जिसके कारण नाइफ जो भी प्रेशर लगाएगा सब्जी के ऊपर, वो जो भी फोर्स लगाएगा वो सब्जी के ऊपर, वो फोर्स कम एरिया में गिरेगा, यानी कि प्रेशर बढ़ जाएगा और हमारी जो सब्जियां हैं वो प्रॉपर्ली कट हो जाएंगी। चलिए
अब बोला क्या गया है, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है ना, उसी को बस अब हम क्या करते हैं, जल्दी से रीड कर लेते हैं कि अ शार्प नाइफ हैज़ अ वेरी थिन एज टू इट्स ब्लेड। शार्प नाइफ हम बोलते हैं कि बेसिकली उसकी जो ब्लेड होती है ना, उसका जो एज है वो बहुत ही कैसा होता है, पतला होता है, यानी कि वही एरिया कम है। भाई अगर मैंने बोला कि आपके पास ये नाइफ है और ये क्या है, उसका कटिंग एज है, यानी कि इस जगह से आप उसको, मतलब ये देखो चाकू के दो साइड होते हैं ना, एक साइड से आप क्या करते हो, सब्जी को काटते हो, दूसरा जो साइड है ना उससे आप सब्जी जो है ना नहीं काट सकते हो। इनफैक्ट आपको डल और शार्प नाइफ जो है ना अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी अपने घर का एक नॉर्मल जो है ना चक्कू उठा लो, जिस तरफ से चक्कू के जिस, मतलब चक्कू की क्या होती है, ये ब्लेड होती है और ये क्या है, हैंडल है। तो चक्कू की जो ब्लेड होगी, उस ब्लेड में वो वाला साइड जिससे कि सब्जियां कटती हैं, वो वाला साइड अगर आप देखोगे तो वो आपको काफी पतला नजर आएगा, लेकिन उसका जो ऑपोजिट साइड होगा वो आपको कैसा दिखाई देगा, मोटा नजर आएगा। चक्कू एक ही है, हम एक ही चक्कू की ब्लेड की बात कर रहे हैं। ब्लेड का वो वाला साइड जिससे कि सब्जी कटती है, यानी कि कटिंग एज, वो कैसा होता है, पतला होता है, यानी कि उसका एरिया कम होता है। वहीं अगर हम बात करेंगे उसके दूसरे वाले एज की, ब्लेड की दूसरे वाले एज की, तो वो एज मोटा होता है। आई बात समझ में, उसका एरिया ज्यादा होता है। So a sharp knife cut objects like vegetables better because due to its very thin edge, the force of our hand falls over a very small area of the object, producing a large pressure। सीधी सी बात है, जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि वो जो आपके पास जो चक्कू है वो सब्जी के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो चक्कू अपने आप तो फोर्स लगाएगा नहीं, ये फोर्स एक्चुअली में लगाने वाले हैं कौन, हम ही तो हैं। हम ही क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और हमारा ही जो फोर्स है, मतलब हम सब्जी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं, तो नाइफ के थ्रू फोर्स लगा रहे हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो ना इनडायरेक्टली कि हम फोर्स लगाते हैं नाइफ के ऊपर, और नाइफ क्या करता है, हमारे द्वारा फोर्स जो लगाया गया है उसको वो सब्जी तक ट्रांसमिट करता है, सब्जी तक पहुंचाता है। तो जो भी हम फोर्स लगाते हैं, हमारे हाथ का जो भी फोर्स होता है, वो आप बोल सकते हो कि अगर चक्कू कैसा है आपका, शार्प है, यानी कि उसका जो कटिंग एज है वो कैसा है, पतला है, तो जो भी हम फोर्स हमारे हाथ का जो है ना, वो आप बोल सकते हो कि किसी भी सब्जी या वेजिटेबल के ऊपर क्या करता है, कम एरिया में गिरता है, जिसके कारण जो प्रेशर है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। एंड दिस लार्ज प्रेशर कट्स द ऑब्जेक्ट ईजिली, और इस हिसाब से इस लार्ज प्रेशर के कारण जो ऑब्जेक्ट है वो आसानी से कट जाता है। ऑन दी अदर हैंड अ ब्लंट नाइफ हैज़ अ थिकर एज, और जो कम धारी वाला जो चक्कू होता है, जो एक ब्लंट नाइफ जो होता है, उसका जो कटिंग एज है वो कैसा होता है, थिक होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो थिक एज होगा ये सब्जी के ऊपर जाकर के एरिया ऑफ कांटेक्ट कैसा बनाएगा, ज़्यादा ही बनाएगा। तो हमारे हाथ का जो भी फोर्स होगा ना, वो सब्जी के ज़्यादा एरिया में जाकर के गिरेगा, जिसके कारण जो प्रेशर है वो कम प्रोड्यूस होगा, और इस कम प्रेशर के कारण आप बोल सकते हो कि सब्जी जो है ना आसानी से नहीं कटेगी। अ ब्लंट नाइफ डज नॉट कट an object easily because due to its thicker edge the force of our hand falls over a larger area of the object and produces lesser pressure। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि मैम क्या चक्कू अपने आप फोर्स लगाएगा, अरे नहीं भाई, चक्कू को आपने पकड़ा हुआ है, चक्कू अपने आप जो है खचाखच नहीं चलता है। आप जब तक अपने हाथ का फोर्स नहीं लगाओगे चक्कू के ऊपर, तब तक चक्कू उस फोर्स को सब्जी के ऊपर नहीं लगाएगा। आई बात समझ में, तो कंफ्यूज मत हो जाना। चलो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा सा जो है ना डायग्राम दिखाई दे रहा होगा कि आपके पास क्या है, एक शार्प नाइफ है और आपके पास क्या है, एक डल या एक ब्लंट नाइफ है। तो शार्प नाइफ देखो यहाँ पे, इसका जो बोल सकते हो कि इसका जो टिप है वो कैसी है, काफ़ी शार्प है। तो जो भी फोर्स लगेगा उससे ज़्यादा प्रेशर जो है ना प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि इसकी टिप शार्प है, तो इसकी जो टिप है ना वो सरफेस के साथ जो कॉन्टैक्ट बनाएगी वो कैसा होगा, कम होगा। तो जो भी फोर्स लगेगा वो कम एरिया में फैलेगा, तो प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। वहीं अगर आपके पास जो ब्लंट नाइफ है उसका जो एंड है, जो उसकी जो टिप है वो देखो कितनी बड़ी है, उसकी जो टिप है वो कैसी है, ब्रॉड है, जिसके कारण जब ये ऑब्जेक्ट को टच करेगी तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट बनेगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। तो जो भी आप फोर्स लगाओगे वो ज़्यादा एरिया में फैलेगा, यानी कि जो प्रेशर है वो कैसा होगा, कम प्रोड्यूस होगा। होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या बोली गई है कि this lesser pressure cuts the object with difficulty। Okay, a razor blade has a very sharp edges so that it may produce a large pressure to cut things easily। जो रेजर की जो ब्लेड्स होती हैं उनके दोनों एंड्स ही कैसे होते हैं, काफ़ी शार्प होते हैं। तो इसीलिए ब्लेड वगैरह को जो है ना यूज़ करना बहुत ही जो ना थोड़ा सा रिस्की होता है।
आजकल के टाइम पे तो जो है ना वो पेपर कटर वगैरह आने लगे हैं, नहीं तो पहले के टाइम पे तो क्या होता था, कुछ भी जैसे कि प्रोजेक्ट बनाना है ना, थर्माकोल काटनी है तो या तो चाकू से काटो, चाकू नहीं तो ब्लेड से काटो। तो ब्लेड से काटना थोड़ा सा रिस्की होता है, क्यों? क्योंकि उसकी जो दोनों एजेस होती हैं वो काफ़ी शार्प होती हैं। तो शार्प होने के कारण आप बोल सकते हो कि जो कट है ना वो काफ़ी डीप लग जाता है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है। अनेक्स ऑल्सो हैज़ अ शार्प एंड टू, इसको एंड कर लेना, शार्प एंड टू कट थिंग्स लाइक लॉग ऑफ वुड इजीली। जो हमारी कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी की भी जो ब्लेड होती है, उस ब्लेड का, जैसे ये आपकी कुल्हाड़ी है, ये उसका हैंडल हो गया और ये क्या है, उसकी पूरी ब्लेड है। तो ब्लेड का ये वाला जो एज होता है ये क्या होता है, काफ़ी शार्प होता है, ताकि जब हम तेज़ी के साथ क्या करें, सपोज हमें क्या करना है, लकड़ी को काटना है, कैसे, इस कुल्हाड़ी से ही काटना है, तो हम क्या करेंगे, अपने हाथों का जो फोर्स है वो कहाँ लगाएंगे, इस वुडन लॉग पे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो इस जो हमारे पास एक्स है उसके थ्रू लगाएंगे। तो सीधी सी बात है, अगर इस एक्स का जो, इसकी ब्लेड का जो कटिंग एज है वो कैसा होगा, शार्प होगा, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कैसा बनेगा, कम बनेगा। तो जो भी हम फोर्स लगाएंगे वो कम एरिया में फैलेगा, तो प्रेशर ज़्यादा बनेगा, जिसके कारण जो वुडन ब्लॉक है वो कट जाएगा। लेकिन अगर इस कुल्हाड़ी का जो ब्लेड का जो कटिंग एज है वो कैसा होगा, ब्लंट होगा, यानी कि उसका एरिया अगर बड़ा होगा, वो थिक होगा, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा बनेगा, तो जो भी हम फोर्स लगाएंगे वो ज़्यादा एरिया में फैलेगा और प्रेशर कम प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण जो लकड़ी है वो कटने नहीं वाली है। कहने को तो हमने कुल्हाड़ी यूज़ करी है, लेकिन फिर भी जो है ना हमारी जो एक्स है, जो कुल्हाड़ी है, वो शार्प नहीं है, जिसके कारण लकड़ी नहीं कट पा रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, अब है कि वाई द टिप ऑफ अ नीडल इज शार्प। नीडल की जो टिप है वो शार्प क्यों होती है। द टिप ऑफ अ सुइंग नीडल, यानी कि वो जो कपड़े सीने के लिए जो हम सुई यूज़ करते हैं ना, ये उसकी बात की जा रही है, उसकी जो टिप है वो शार्प इसलिए होती है, so that due to its sharp tip the needle may put the force on a very small area of the cloth producing a large pressure sufficient to pierce the cloth being stitched। obvious सी बात है, अगर आपको कपड़े सीना है तो कैसे सियोगे, जो नीडल है उसी से जो है ना आपको उसको बुनना पड़ेगा या सीना पड़ेगा। तो नीडल जो है ना, आप उससे सपोज आप बोल सकते हो कि कोई कपड़ा जो है ना फट गया है, अब आप उसको दोबारा से जोड़ना चाहते हो, तो आप कैसे जोड़ोगे, उसको सिल के जोड़ोगे। सिलाई तभी पॉसिबल है जब सुई कपड़े के अंदर घुसे। अब कपड़ा कोई इतना सॉफ्ट तो होता नहीं है कि आसानी से जो है ना उसमें सुई घुस जाए, तो आप खुद ही सोचो ना, आपके पास एक कपड़ा है, कपड़े में आप एक सुई जो है ना घुसा करके देखो, सुई घुस जाएगी। लेकिन इसी सेम कपड़े में अगर आप अपनी फिंगर टिप या थंब को जो है ना घुसाने की कोशिश करोगे, तो आपकी फिंगर टिप या थंब जो है ना कपड़े के अंदर नहीं घुसेगी। क्यों नहीं घुसेगी, क्योंकि जो नीडल है ना उसकी जो टिप है वो बहुत ही शार्प होती है, यानी कि उसका जो एरिया है वो बहुत ही कम होता है। तो ऐसी शार्प नीडल, ऐसी आप बोल सकते हो कि नीडल की जो शार्प टिप जो है वो जब कपड़े के ऊपर आती है, कपड़े के कांटेक्ट में आती है, तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो कैसा बनता है, कम बनता है। और इस एरिया ऑफ कांटेक्ट के कम होने के कारण क्या होता है कि जो भी फोर्स लगेगा वो कम एरिया में फैलेगा, जिसके कारण जो प्रेशर है वो ज़्यादा बनेगा, और इसी हाई प्रेशर के कारण जो नीडल है वो कपड़े के अंदर चली जाती है और हमारा जो कपड़ा है वो सिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अपने थंब की, तो थंब ऐसा नहीं है कि हम थंब को जो है ना कपड़े के कॉन्टेक्ट में लेकर के आ नहीं रहे थे, आ रहे थे, लेकिन हमारे थंब का जो एरिया है वो कैसा है, ज़्यादा है। तो ये थंब कपड़े के साथ जो एरिया ऑफ कांटेक्ट बनाएगा वो कैसा बनाएगा, ज़्यादा बनाएगा। तो जो भी हम फोर्स लगाएंगे कपड़े के ऊपर, वो जो फोर्स है वो ज़्यादा एरिया में जाकर के फैल जाएगा, जिसके कारण जो प्रेशर होगा वो कम लगेगा, और इस कम प्रेशर के कारण हमारी जो उंगली है, जो हमारा थंब है, वो कपड़े के अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि द टिप ऑफ अ सुइंग नीडल, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, सुई है, और इसकी देखो नीडल कितनी शार्प होती है। सो दैट ड्यू टू इट्स शार्प टिप द नीडल में पुट द फोर्स ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द क्लॉथ, कि ये जो एरिया ऑफ कांटेक्ट बनाएगी कपड़े के साथ वो कम बनेगा, मतलब छोटा बनेगा, जिसके कारण प्रोड्यूसिंग लार्ज प्रेशर सफिशिएंट टू पियर्स द क्लॉथ बीइंग स्टिच्ड, और इतना आप बोल सकते हो कि प्रेशर तो बन ही जाएगा, जिसके कारण जो सुई है वो कपड़े के अंदर चली जाए और हमारा जो कपड़ा है वो सिल जाए। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्मॉल एरिया ऑफ द क्लॉथ प्रोड्यूसिंग अ लार्ज प्रेशर सफिशिएंट टू पियर्स द क्लॉथ बीइंग स्टिच्ड। ठीक है, अ नाइफ, अ रेजर ब्लेड एंड एन एक्स आर द कटिंग टूल्स वेयर
एज अ स्विंग नीडल इज अ पियर्सिंग टूल, यानी कि चक्कू हो गया, ब्लेड हो गई और वो कुल्हाड़ी हो गई, ये सब क्या है कटिंग टूल्स है। लेकिन हमारी जो स्विंग नीडल होती है वो क्या है, एक पियर्सिंग टूल है, यानी कि वो पियर्स करती है, ठीक है, वो किसी चीज़ को काटती नहीं है। जो हमारी सुई है ना वो कपड़े को काटती नहीं है, वो उसमें गड्ढा बनाती है। द टूल meant for cutting and piercing always have sharp edges so that they may create large pressures on the object on which they act so as to do the required job। यानी कि जितने भी हमारे कटिंग टूल्स होते हैं और पियर्सिंग टूल्स होते हैं उनको आप बोल सकते हो कि वो शार्प ही होने चाहिए, तभी सफिशेंट जो है ना लार्ज प्रेशर बनेगा और उस लार्ज प्रेशर के कारण उनको जो काम करना होगा वो एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारे पास क्या है, कुल्हाड़ी है। अब कहने को तो वो क्या है, कुल्हाड़ी है, लेकिन फिर भी उससे लकड़ी नहीं कट रही है। क्यों नहीं कट रही है? क्योंकि उसकी जो ब्लेड का जो कटिंग एज है वो कैसा है, शार्प नहीं है, एरिया उसका कैसा है, ब्लंट है, ज़्यादा है। तो कहने को तो वो कुल्हाड़ी है लेकिन फिर भी उसका अपना जो काम है ना वो नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज़्यादा बनेगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो इस कम प्रेशर के कारण वो कोई भी चीज़ कट नहीं कर पाएगी। तो कटिंग टूल्स और स्विंग टूल्स जो होते हैं जो पियर्सिंग टूल्स होते हैं उनकी हमेशा आप बोल सकते हो कि जो एजेस हैं वो कैसी होती है, शार्प ही होती हैं, ताकि सफिशेंट लार्ज प्रेशर जो है ना बने और वो अपना जो भी काम है वो प्रॉपरली कर पाए। फिर क्या है, why the depression is much more when a man stands on the cushion than when he lies down on it। आपने देखा होगा कि अगर हम गद्दे के ऊपर या कुशन के ऊपर जाकर के खड़े हो जाए दोनों पैरों से, तो कुशन या गद्दे के ऊपर जो डिप्रेशन बनेगा वो तो बनेगा ही, वो कैसा होगा, डीप होगा। लेकिन अगर हम सेम गद्दे या कुशन के ऊपर जाकर के लेट जाए तो डिप्रेशन तो तब भी बनेगा, लेकिन वो डिप्रेशन, वो गड्ढा इतना गहरा नहीं होगा। ऐसा क्यों? When a man stands on a cushion, then only his 2 feet having small area are in contact with the cushion। obvious ही बात है, जब हम खड़े होते हैं तो हमारे obvious ही बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बॉडी वेट है वो क्या होता है, एक फोर्स ही होता है। तो अगर हम कुशन पे जाकर के खड़े होते हैं, हम अगर कुशन पे जाकर के खड़े हुए तो हमारा जो भी बॉडी वेट है ना, वो बॉडी वेट कहाँ पड़ता है, हमारे पैरों पे पड़ता है, और पैर ही क्या करते हैं, कुशन के साथ एरिया ऑफ कांटेक्ट बनाते हैं। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कैसा बनेगा, कम बनेगा। तो इस कम एरिया ऑफ कांटेक्ट में हमारा पूरा बॉडी वेट यानी कि फोर्स पड़ जाता है। तो कम एरिया ऑफ कांटेक्ट में अगर फोर्स ज़्यादा पड़ता है, इसका मतलब क्या कि प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण जो गड्ढा होगा ना, जो डिप्रेशन होगा कुशन में, वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम इसी कुशन या गद्दे के ऊपर जाकर के लेट जाए तो अब क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी क्या है, गद्दे के कॉन्टेक्ट में है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कैसा बनेगा, ज़्यादा बनेगा। भाई 2 पैर और पूरी बॉडी के बीच में डिफरेंस है कि नहीं है? आप जब कुशन के ऊपर, गद्दे के ऊपर खड़े हो तो आपके केवल जो 2 पैर हैं पूरी बॉडी के, सिर्फ वो पैर क्या कर रहे हैं, कुशन के या गद्दे के कांटेक्ट में है। लेकिन अगर आप जाकर के लेट जा रहे हो तो आपकी पूरी बॉडी क्या है, कुशन या गद्दे के कांटेक्ट में है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा कहाँ बनेगा, पैरों वाले केस में, या जब आप पूरे लेटे हो उस वाले केस में। जिस समय आप लेटे हो उस समय एरिया ऑफ कांटेक्ट गद्दे के साथ आपकी बॉडी का क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। तो जो भी आपकी बॉडी का जो बॉडी वेट है, जो भी फोर्स है उसका, वो आप बोल सकते हो कि बड़े एरिया में फैलेगा। इसके कारण जो प्रेशर है वो कम प्रोड्यूस होगा, और इस प्रेशर के कारण जो एरिया है ना, आप बोल सकते हो कि जो डिप्रेशन है कुशन के ऊपर या गद्दे के ऊपर, वो कैसा होगा, थोड़ा सा कम गहरा होगा, क्योंकि प्रेशर क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। तो सीधी सी बात है, जाकर के अगर खड़े हो जाओगे गद्दे के ऊपर तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम बनेगा। क्यों? क्योंकि उस समय केवल आपके पैर ही गद्दे के कांटेक्ट में होंगे। तो जो भी आपका जो बॉडी वेट है, उसका जो भी फोर्स है, वो गद्दे के ऊपर आएगा। कैसे आएगा? तो आपके पैरों के थ्रू आएगा, यानी कि एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, ज़्यादा जो फोर्स है वो कम एरिया में गिर रहा है, तो प्रेशर ज़्यादा बनेगा, इसलिए गड्ढा गहरा बनेगा। लेकिन अगर हम लेट जाएंगे तो हमारी पूरी बॉडी क्या होगी, गद्दे के कांटेक्ट में होगी, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बड़ा हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि खड़े होने पर हमारा जो बॉडी वेट है, जो फोर्स है वो ज़्यादा है, इसलिए गड्ढा ज़्यादा बन रहा है, और जब हम लेट रहे हैं उस समय हमारा जो बॉडी वेट है वो कम हो गया। ऐसा नहीं है, बॉडी वेट तो दोनों केस में एक जैसा ही है। जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, एक जैसा ही है, बस फर्क कहाँ है, एरिया ऑफ कांटेक्ट में है। खड़े रहने के केस में एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, लेटे रहने के केस में एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है, जिसके कारण आप बोल सकते हो कि प्रेशर कैसा बनेगा, कम बनेगा। तो गड्ढा थोड़ा सा कम गहरा होगा। When a man stands on a cushion, then only his 2 feet having small area are in contact with the cushion।
Due to this, the weight of men falls on a small area of the cushion, producing a large pressure. This large pressure causes a big depression in the cushion. On the other hand, when the same man is lying on the cushion, then his whole body having large area is in contact with the cushion. In this case, the weight of a man falls, ये falls नहीं होगा, falls होगा on a much larger area of the cushion, producing much smaller pressure. And this smaller pressure produces a very little depression in the cushion. बहुत ही कम जो है ना गहरा गड्ढा बनेगा cushion में या गद्दे में. चलिए नेक्स्ट क्या है, ब्रॉड टायर्स ऑफ हैवी व्हीकल्स. जो आपने देखा होगा ना, जो हमारे बड़े बड़े जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जैसे कि ट्रक्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, है ना, मिलिट्री जो के जो टैंक्स होते हैं वो सब, और इन सब के आप बोल सकते हो कि जो टायर्स होते हैं ना वो कुछ अलग ही होते हैं. अलग कैसे होते हैं, बहुत ही चौड़े होते हैं. अगर आप इस ट्रैक्टर को ध्यान से देखोगे तो इसके जो टायर्स हैं वो आपको स्पेशली जो है ना काफ़ी बड़े बड़े मोटे मोटे दिखाई देंगे. इतने बड़े या इतने मोटे टायर होने की ज़रूरत क्या है. जैसे हमारी जो कार होती है या जो साइकिल होती है, जो हमारी स्कूटी होती है, बाइक होती है, उनके पास भी तो टायर होते हैं, लेकिन वो टायर्स कैसे होते हैं, पतले होते हैं. लेकिन हैवी ऑटोमोबाइल्स या व्हीकल्स के जो टायर्स हैं वो इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं. The tractors have broad tires so that there is a less pressure on the ground and the tires do not sink into comparatively soft ground in the fields. जैसे कि यहाँ पे लिखा ही गया है कि आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो कैसी हैं, हैवी हैं, यानी कि उनका वजन बहुत ज़्यादा है. और यही वजन तो क्या करने वाला है, एक फोर्स का काम करने वाला है. ये फोर्स कहाँ लगेगा भाई, ज़मीन पे ही तो लगेगा ना भाई. जो भी आपकी गाड़ी होगी, जो भी आपका व्हीकल होगा वो ग्राउंड के ही तो कांटेक्ट में होता है ना. तो ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी का जो भी आप बोल सकते हो कि वजन होगा, या गाड़ी का जो भी जो भी वो फोर्स अप्लाई कर रही होगी वो गाड़ी, वो कहाँ लगने वाला है, ग्राउंड पर ही लगने वाला है. अब अगर इस फोर्स के कारण ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस हो गया तो पता है क्या होगा, जो गाड़ी है ना वो ग्राउंड में जाकर के ही धंस जाएगी. तो हमें करना क्या है, हमें तो ग्राउंड पे गाड़ी चलानी है, उसे धंसाना नहीं है. तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा. देखो, गाड़ी का जो वज़न है वो तो आप चेंज कर नहीं सकते हो. गाड़ी बड़ी है तो वो बड़ी ही रहेगी, उसका जो वज़न है वो ज़्यादा ही रहेगा. वो जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसके वज़न के कारण वो भी कैसा रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा. लेकिन किसी ना किसी तरीके से हमें प्रेशर को कम करना है. प्रेशर हम कम कैसे कर सकते हैं, अगर जिस एरिया में गाड़ी का फोर्स पड़ रहा है उस एरिया को अगर हम क्या कर दें, बढ़ा दें, तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा. तो क्या करा जाता है कि ट्रक्स के, या जो अभी आपके सामने क्या है, ये एक क्या है, एक ट्रैक्टर है ना, तो इसका जो टायर है वो हम क्या करते हैं, चौड़े चौड़े बना देते हैं. चौड़े टायर बनाने का मतलब क्या है कि अब एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो कैसा रहेगा, ग्राउंड के साथ ज़्यादा रहेगा. आप खुद ही सोचो, अगर एक पतला टायर है तो पतले टायर क्या कर, मतलब पतला टायर मतलब क्या कि उसका एरिया छोटा है. तो ये छोटा टायर है, जो पतला टायर है वो ग्राउंड के साथ भी एरिया कैसा बनाने वाला है, छोटा ही बनाने वाला है. तो अगर इतने छोटे टायर के ऊपर आप बड़ी गाड़ी रखोगे, हैवी कार रखोगे, हैवी व्हीकल रखोगे, तो क्या होगा, बहुत सारा फोर्स जो है वो टायर पे ही गिरने वाला है. अल्टीमेटली ये फोर्स कहाँ जाएगा, ग्राउंड पे जाने वाला है. यानी कि गाड़ी क्या करने वाली है, अपना फोर्स लगाएगी ग्राउंड के ऊपर. अब टायर कैसा है, पतला है, उसका एरिया कम है, तो उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट बनेगा ग्राउंड के साथ वो भी कैसा बनेगा, कम ही बनेगा. तो जो भी फोर्स होगा गाड़ी का वो पूरा का पूरा कम एरिया में गिरेगा, कम एरिया ऑफ कांटेक्ट में गिरेगा, जिसके कारण जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा. और इस प्रेशर के कारण जो गाड़ी है वो अल्टीमेटली ग्राउंड में ही जाकर के धंस जाएगी. तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि ट्रैक्टर्स वगैरह के जो टायर्स हैं वो चौड़े बनाते हैं, ताकि ये चौड़े टायर्स ग्राउंड के साथ ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट बनाएं. तो जो भी वज़न है, जो भी फोर्स आ रहा है गाड़ी का, वो ग्राउंड पे लार्जर एरिया में गिरे. तो अगर लार्जर एरिया में फोर्स गिरेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके कारण प्रेशर कम होने के कारण हमारी जो गाड़ियां हैं, जो हैवी ऑटोमोबाइल्स हैं, जो हैवी व्हीकल्स हैं, वो हमारे ग्राउंड में जाकर के धंसेंगे नहीं. सो अ वाइड अच्छा, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि द ट्रैक्टर्स हैव ब्रॉड टायर्स सो दैट देयर इज अ लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड एंड द टायर्स डू नॉट सिंक इनटू कंपैरेटिवली सॉफ्ट ग्राउंड इन द फील्ड्स. क्योंकि भाई ये जो ट्रैक्टर हैं ये अधिकतर कहाँ चलते हैं, खेत में ही चलते हैं. खेत में क्या होती है, मिट्टी होती है. भाई खेत में आप बोल सकते हो कि सीमेंटेड या डामर वाली रोड तो होती नहीं है, वहाँ पे तो मिट्टी है. तो मिट्टी हो गई, रेत हो गई, वहाँ पे तो आसानी से कोई भी हैवी जो व्हीकल है वो धंस सकता है. तो इसीलिए ट्रैक्टर के टायर्स, क्योंकि देखो
पहले के टाइम पे जो है ना बड़े बड़े बैलों से जो है ना खेतों में काम किया जाता था, हमने पढ़ा है अपने फर्स्ट चैप्टर में। लेकिन अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई है कि ह्यूमन लेबर को कम करने के लिए और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने के लिए मशीन्स वगैरह जो है ना आ गई हैं। ये सभी मशीन्स कैसी होती हैं, अधिकतर मशीन्स हम बोलते हैं कि ट्रैक्टर ड्रिवन ही होती हैं, कि ट्रैक्टर से ही जो है ना सिंचाई हो रही है, या जो बीज हैं उनको बोया जा रहा है, या आप बोल सकते हो कि प्लॉइंग की जो प्रोसेस है वो कैसे हो रही है, ट्रैक्टर से ही हो रही है। तो अधिकतर जो प्रैक्टिसेस हैं वो ट्रैक्टर ड्रिवन ही होती है। तो ट्रैक्टर का चलना खेत में इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चे ये भी तो बोल सकते हैं ना कि अगर खेत में ट्रैक्टर धंस रहे हैं तो चलाओ मत उसको, सबसे बढ़िया। चलाने की मजबूरी है क्योंकि अधिकतर मशीन्स ट्रैक्टर ड्रिवन ही होती हैं, इसलिए चलाना मजबूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मिट्टी हो गया और सैंड वगैरह हो गया, तो वहाँ पे आसानी से वो जो ग्राउंड है वो कैसा होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो ऐसे सॉफ्ट ग्राउंड पे आसानी से जो मशीन्स हैं, जो हैवी व्हीकल्स हैं वो धंस सकते हैं, इसलिए जो उनके टायर्स हैं वो बड़े होते हैं, वाइड होते हैं। अ वाइड स्टील बेल्ट इज प्रोवाइडेड ओवर द व्हील्स ऑफ द आर्मी टैंक्स सो दैट दे एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड एंड डू नॉट सिंक इनटू इट। अगर आपने कभी 26 जनवरी 15 अगस्त की परेड देखी हो, या कभी सच में आपने जो है ना रियल लाइफ में कोई आर्मी टैंक देखा हो, तो आपने देखा होगा आर्मी टैंक काफ़ी हैवी होता है, और उसके जो टायर्स होते हैं उन टायर्स के अराउंड एक कॉमन जो है ना स्टील की बेल्ट लगी होती है। देखो जैसे ये एक बेल्ट है, उस साइड में भी जो भी टायर्स लगे होंगे उनके अराउंड एक कॉमन स्टील बेल्ट जो है ना प्रेजेंट होती है। ये स्टील बेल्ट करती क्या है, बेसिकली एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ग्राउंड के साथ बढ़ा देती है। तो क्योंकि ये जो टैंकर है काफ़ी भारी होता है, इसका वजन ज़्यादा है, जिसके कारण जो फोर्स प्रोड्यूस करेगा वो ज़्यादा होगा। तो ये जो फोर्स है, अगर आप बोल सकते हो कि कम एरिया ऑफ कांटेक्ट में गिरा, ग्राउंड के कम एरिया में गिरा, तो प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण जो टैंक है वो अल्टीमेटली ग्राउंड में जाकर के नीचे धंस जाएगा। लेकिन हम धंसने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, जितने भी टायर्स हैं उनके अराउंड एक कॉमन ब्रॉड स्टील की बेल्ट जो है ना लगा देते हैं, ताकि ग्राउंड के साथ जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बढ़ जाए। तो जो भी वजन होगा टैंकर का, उस वजन के कारण जो भी फोर्स होगा ना, वो फोर्स ग्राउंड पे लार्ज एरिया में फैल जाएगा, जिससे प्रेशर कम होगा। और इस प्रेशर से मतलब अगर प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब क्या कि जो व्हीकल है वो हमारा ज़मीन के अंदर धंसेगा नहीं। सिमिलरली और क्या बोला गया है कि वुडन स्लीपर्स या कॉन्क्रीट स्लीपर्स आर केप्ट बिलो द रेलवे लाइन सो दैट देयर इज अ लेस प्रेशर ऑन द ट्रेन ऑफ द ट्रेन, ये ऑफ होना चाहिए, सो दैट देयर इज लेस प्रेशर ऑफ द ट्रेन ऑन द ग्राउंड एंड रेलवे लाइन में डू नॉट सिंक इनटू द ग्राउंड। कई बार आपने देखा होगा कि रेल की जो पटरियां होती हैं, ये जो है ये तो लोहे की ही बनी होती है ना, जिसके ऊपर ट्रेन के जो टायर्स हैं वो चलते हैं। लेकिन इन दोनों ही पटरी के बीच में आपने कुछ इस तरह के वुडन स्लीपर्स या आजकल के टाइम पे तो कॉन्क्रीट स्लीपर्स भी जो है ना यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो ग्राउंड के ऊपर ये लकड़ी के पट्टे वुडन स्लीपर्स या कॉन्क्रीट स्लीपर्स बिछाए जाते हैं, उसके ऊपर ये जो रेलवे लाइंस हैं वो बिछाई जाती हैं, और फिर इसके ऊपर जो है ना ट्रैक के ऊपर गाड़ी हमारी चलती है। तो सवाल ये है कि अकेले ये दोनों जो लोहे की बनी हुई, स्टील की बनी हुई जो लाइंस हैं, इनके साथ भी तो काम चल सकता था ना। ग्राउंड के ऊपर हम क्या करते, डायरेक्टली स्टील की जो लाइंस है वो बिछा देते, लेकिन उसके नीचे ग्राउंड और लाइंस के बीच में हमें वुडन स्लीपर्स या कॉन्क्रीट स्लीपर्स रखने की क्या ज़रूरत पड़ गई। ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हमारी जो ट्रेन है ना वो बहुत भारी होती है, उसमें इतनी लंबी होती है, वो खुद अपने आप में इतनी हैवी होती है, प्लस उसमें इतने सारे पैसेंजर्स होते हैं, जिसके कारण जो टायर्स हैं, टायर्स के ऊपर आप बोल सकते हो कि जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब ऐसा हाई फोर्स, ठीक है, अगर ग्राउंड पे पड़ा, भाई अल्टीमेटली ट्रेन का जो भी फोर्स है वो कहाँ लगने वाला है, ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं स्टील की, इन्हीं लाइंस के ऊपर फोर्स लगने वाला है। तो अगर इतना ज़्यादा फोर्स स्टील की लाइंस पे पड़ेगा तो अल्टीमेटली होगा क्या, इससे ज़्यादा फोर्स के कारण ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होगा, और ज़्यादा प्रेशर के कारण जो लाइंस हैं वो अल्टीमेटली ग्राउंड में जाकर के ही धंस जाएंगी। इसीलिए प्रेशर को कम करने के लिए, क्योंकि आप ट्रेन का वजन तो कम कर नहीं सकते हो, ट्रेन अपने आप में ही एक भारी जो ना व्हीकल है, उसके अंदर काफ़ी सारे पैसेंजर्स बैठे होते हैं, तो ट्रेन का वजन तो आप कर नहीं सकते हो, यानी कि ट्रेन जो फोर्स लगा रही है आप उसको कम नहीं कर सकते हो। कर क्या सकते हो कि जिस एरिया में ट्रेन का फोर्स आकर के गिर रहा है उस फोर्स को हम क्या कर दें, बढ़ा दें। तो होगा क्या,
इन लाइंस के नीचे हम वुडन स्लीपर्स या कंक्रीट के जो स्लीपर्स हैं वो बिछा देते हैं, ताकि जो भी ट्रेन का फोर्स आ रहा है उसके टायर्स के थ्रू किसके ऊपर, इन आप बोल सकते हो कि लाइंस के ऊपर, वो जो फोर्स है ना वो इतने सारे एरिया में फैल जाए, सीधे ग्राउंड पे ना पड़े, एरिया आप बोल सकते हो कि बढ़ जाए। तो जो भी फोर्स आएगा ट्रेन का इन लाइंस के ऊपर, वो लाइंस क्या कर सकती हैं, उस एरिया को उस फोर्स को फैला सकती हैं ज़्यादा एरिया में, जिसके कारण अगर एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। और अगर प्रेशर कम हो गया इसका मतलब क्या कि अब जो गाड़ी है ना, मतलब जो हमारी जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो ज़मीन में धंसेंगे नहीं। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि वुडन स्लीपर्स या कॉन्क्रीट स्लीपर्स आर केप्ट बिलो द रेलवे लाइंस सो दैट देयर इज अ लेस प्रेशर ऑफ द ट्रेन ऑन द ग्राउंड एंड द रेलवे लाइन मे नॉट सिंक इनटू द ग्राउंड। चलिए नेक्स्ट क्या है, द स्नो शूज हैव लार्ज फ्लैट सोल्स। जिन इलाकों में बर्फ़ वगैरह गिरती है तो वहाँ पे जो जूते चप्पल यूज़ किए जाते हैं, जो शूज़ वगैरह यूज़ किए जाते हैं, उनके जो सोल होते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं और काफ़ी फ्लैट होते हैं। देयर इज़ अ लेस सो दैट, अच्छा ऐसा क्यों होता है, जैसे आपने बूट्स वगैरह भी देखे होंगे कि जो बूट्स के जो सोल होते हैं उनमें हील्स नहीं होती हैं, वो एकदम फ्लैट होते हैं और काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं। ऐसा क्यों? सो दैट देयर इज़ अ लेस प्रेशर ऑन द सॉफ्ट स्नो एंड स्टॉप द वेयर फ्रॉम सिंकिंग इनटू इट। ऑब्वियस सी बात है, जो बर्फ़ है उसमें इंसान धंस सकता है। अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ गया तो इस प्रेशर के कारण, मतलब प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, स्नो पे पड़ रहा है, तो अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ गया इसके कारण क्या होगा कि डिप्रेशन बन जाएगा और जो आदमी है वो बर्फ़ में धंस सकता है। अब ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऐसा तो होगा नहीं कि अगर बर्फ़ पड़ी है तो हम चलेंगे नहीं, चलना तो मजबूरी है, काम पे तो जाना है, घर से बाहर निकलना है, तो कुछ इस तरीके के स्नो शूज़ जो है ना वो हम पहन करके चलते हैं, ताकि जो भी हमारा बॉडी वेट है, इस बॉडी वेट से जो भी फोर्स जो आ रहा है हमारे कहाँ पैरों में, वो ऑब्वियस ही बात है। देखो अगर ये शूज़ कैसे होंगे, ब्रॉड होंगे, तो वो क्या करेंगे, स्नो के साथ ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट बनाएंगे, तो हमारी बॉडी का जो भी वेट होगा, जो भी इसका फोर्स होगा, वो स्नो के ज़्यादा एरिया में जा करके गिरेगा, जिसके कारण क्या होगा, प्रेशर कम प्रोड्यूस होगा। और कम प्रेशर मतलब क्या कि जो इंसान है वो स्नो में जा करके नहीं धंसेगा। अगर हम ऐसी बर्फ़ वाली जगह पे हील्स पहन करके चले गए, पेंसिल हील्स, तो होगा क्या कि जो हील्स हैं वो क्या कर रही हैं, मतलब वो खुद ही पतली सी हैं, तो वो उनका एरिया खुद ही कम है, तो वो बर्फ़ के साथ जो एरिया ऑफ कांटेक्ट बनाएंगी वो कैसा होगा, कम होगा। तो अगर हम हील्स पहन करके स्नो में गए हैं तो एरिया ऑफ कांटेक्ट स्नो के साथ बनेगा कम, तो हमारे बॉडी का जो भी वेट होगा, जो भी उसका फोर्स होगा, वो पूरा का पूरा फोर्स आप बोल सकते हो कि कम एरिया में जा करके गिरेगा। इससे प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और हाई प्रेशर के कारण जो हील्स हैं वो हमारी स्नो में धंस सकती है। फिर इसके बाद में इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन सॉफ्ट सैंड इफ़ वी हैव फ्लैट शूज़ रादर देन शूज़ हैविंग स्मॉल हील्स। अगर रेत वाली अगर हम जगह की बात करें तो वहाँ पे फ्लैट शूज़ को पहनना ज़्यादा आसान होता है, मतलब फ्लैट शूज़ पहन के वॉक करना ज़्यादा आसान होता है रादर देन स्मॉल हील्स और पेंसिल हील्स। दिस इज़ बिकॉज अ फ्लैट शू हैज़ अ ग्रेटर एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द soft sand due to which there is a less pressure on the soft sand। क्या बोला कि जो फ्लैट शूज होते हैं ना उनका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है सैंड के साथ में, रेत के साथ में, वो ज़्यादा होता है, तो जो प्रेशर पड़ेगा वो कैसा होगा, कम होगा। Because of this, the flat shoes do not sink much in soft sand and it is easy to walk on it. On the other hand, a small heel या sharp heel have a small area of contact with the soft sand. Also and so exerts a greater pressure on the soft sand। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम हील्स पहन करके रेत में चले गए हैं, बर्फ़ में चले गए हैं, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है ना वो कम बनेगा, तो प्रेशर हम बोलते हैं कि ज़्यादा बनेगा, जिसके कारण जो हील्स हैं वो हमारी सिंक हो जाएंगी। Due to this great pressure, the small heels tend to sink deep into the soft sand and making it difficult for the wearer to walk on soft sand। आई बात समझ में? तो ये वही कुछ बातें हैं जो कि प्रेशर के कारण जो है ना हम डेली बेसिस पे इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। सो आई होप आज के सेशन में हमने जो भी चीज़ें डिस्कस करी हैं सबको समझ में आई होंगी। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक आप क्या करोगे, गूगल पे जाना और वहाँ पे टाइप करना magnetbrains.com। जैसे आप उसको सर्च करोगे आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। उसको जैसे ही आप खोलोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा जहाँ पे लिखा रहेगा इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे आपके पास क्लास
12th से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब सपोज आपको क्या करना है, क्लास 8th की साइंस देखनी है, तो आप क्या करोगे, क्लास 8th पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने खोल जाएगा क्या, क्लास 8 साइंस बाय विभूति खरे। अब अभी तक हमने जो भी क्लास 8 साइंस के चैप्टर्स पढ़ लिए हैं या जो भी हम पढ़ रहे हैं, उन सभी चैप्टर्स के सभी वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे आपको होंगे अवेलेबल। सपोज आपको चैप्टर 1 देखना है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इस चैप्टर के टोटल 14 लेक्चर्स हैं, तो सभी के सभी 14 लेक्चर्स जो है ना आप यहाँ पे देख सकते हो। कैसे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो आपके सामने खुल जाएगा, इंट्रोडक्शन वाला। तो कुछ इस तरीके से आप इस चैप्टर के सभी लेक्चर्स देख सकते हो। यही नहीं, आप सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो। तो YouTube पे आपकी जो हमेशा कंप्लेंट होती है कि मैम आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, मिलती भी है तो उसमें वीडियोस का जो सीक्वेंस है वो ऊपर नीचे होता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि कौन से के बाद कौन सा पढ़ना है। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो ना, तो आपको ऐसा कोई भी यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपरली सीक्वेंस में आपको अरेंज्ड मिलते हैं, प्लस यहाँ पे होते हैं सभी टॉपिक्स के नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वाली, यही वाली, magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.